प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वे शरीर के विशेष भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। और यह हार्मोन जो होते हैं वो रुधिर के द्वारा शरीर के उन अंगों तक पहुंचते हैं जहाँ पे इनको पहुंचने की जरूरत होती है। तो जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ तक ये पहुंच जाते हैं, तो उसको बोला लक्ष्य स्थल। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वे शरीर के विशेष भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है और हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने कभी कभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष व नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। पीयूष ग्रंथि करती है पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन, यह हार्मोन को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है, प्रेरित करती है पीयूष ग्रंथि। और ये जो होते हैं हार्मोन्स किसके द्वारा रुधिर में चले जाते हैं और रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है, यानी कि ये जो हार्मोन्स है यही क्या करते हैं, हमारे शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करते हैं, प्रेरित करते हैं। पहली और बूझो अब समझ गए कि यौन आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है तब वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। मानव में जनन काल की अवधि, जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता व उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल तक पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निमोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, मुझे ये जानने की उत्सुकता है। इस बात का निर्धारण कैसे होता है। निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र है, जिसे एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स व 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। निषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र तथा एक दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु
अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। जैसे शुक्राणु है ये X और ये X। जब पुरुष का X, देखो पुरुष में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, ये हो गया हमारा लड़की XX और लड़का XY। लड़की में तो ओनली XX होता है और लड़के में X और Y होते हैं। अगर लड़के का शुक्राणु Y लड़की के X से मिलता है तो क्या बनता है, X और Y मिलके लड़का बनता है। अगर लड़के का X लड़की के X से मिलता है तो क्या बनती है, लड़की। यहाँ पे यही सब चीज़ समझाई गई है। वापस हम इसको पढ़ते हैं। देखो, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। निषेचित अंडाणु और युग्मनज में क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेगा उसका लिंग निर्धारण होता है, उसका संदेश उसी के अंदर होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र, जिसमें से क्या होता है, 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र है, 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र है जिसमें X और Y कहते हैं। स्त्री में दोनों क्या होते हैं, X होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और दूसरा क्या होता है, Y होता है। युग्मक अंडाणु अथवा तथा शुक्राणु, युग्मक क्या होता है, दोनों मिलकर अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। निषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है। जब अनिषेचित अंडाणु होता है, अनिषेचित अंडाणु किसका होता है, स्त्री का होता है, तो स्त्री का क्या होता है, जो भी अंडा होगा उसमें क्या होगा, एक X गुणसूत्र होगा। जब वो शुक्राणु जो पुरुष के शुक्राणु से उसमें X और Y दोनों होंगे तो उसमें से अगर क्या होगा, जब S गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो स्त्री का तो X ही है और वो पुरुष के X से मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, लड़का मिलेगा। लेकिन जब शुक्राणु में क्या हो, Y हो और है ना Y वाला मिले X से तो क्या होगा, लड़का हो। और जब X से X मिलेगा तो क्या मिलेगी हमें, लड़की। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं, या आप पढ़ ही चुके हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल, अधिवृक्क जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है। जैसे ये देखो, पीयूष ग्रंथि हमारे माइंड में, ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में, एड्रिनल ग्रंथि ये रही वृक्क, यहाँ पे यह अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, और ये हमारा ये वृषण इंसानों का, जेंट्स का। बूझो पहली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ पर गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने उन्हें बताया था कि काका गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उसकी बुआ ने यह भी बताया कि उसकी फूफाजी मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो पहली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्त्रवण भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही हमारे हार्मोन का स्त्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उसका कोई योगदान है? कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। झिल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है जो आपने 7th में पढ़ा था।
टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने में इस परिवर्तन को कायांतरण, लार्वा से वयस्क बनने के लिए इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन के द्वारा। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं? थायरॉक्सिन, इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। वयस्क टेडपोल क्या होते हैं? जो मेंढक के छोटे छोटे से बच्चे होंगे जो ना बिल्कुल बारीक से लार्वा जैसे दिखते हैं वो टेडपोल कहलाते हैं। और टेडपोल से क्या बनना चाहिए? मेंढक। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पानी के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगी तो टेडपोल क्या होंगे? वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा? जी हाँ, अगर हमने बोला थायराइड ग्रंथि से में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गला क्या हो जाता है? सूज जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो वही चीज़ है। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर के सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। किशोर की पोषण आवश्यकता है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। लो आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है, अतः लो प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या उसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा, शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षित भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिनों कल नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। चित्र देखिए, चित्र 10.6 चित्र ये हमारा 10.6 है, पूरे सब दिए हुए में प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। मांस, सब्जियां, फल, दूध और अंडे, दालें, खाद्यान्न अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग दालें हैं अलग अलग प्रकार की। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए, यानी कि जब भी आप स्नान करें तो सभी भागों को अच्छी प्रकार से धोएं। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें।
शारीरिक व्यायाम। ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। भारतीय असत्य अवधारणाएं, करें क्या न करें। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां असत्य अवधारणाएं हैं, जिनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मिथ्य एवं असत्य अवधारणा है जिसको कोई आधार नहीं है। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। ये क्या है? असत्य है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। ये भी असत्य है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। ये भी असत्य है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन तथा मिथ्य मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए। नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, ना कहने की आदत होनी चाहिए यानी आप में, जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिसकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु